जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक ज्योग्राफी लाया हूं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस, रीजनिंग, मैथ और साइंस पूछा जाता है तो यह वीडियो, यह चैनल आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, ज्योग्राफी, भूगोल क्या होता है। आप लोगों ने वर्ल्ड मैप के बारे में समझा होगा, लेकिन आप लोगों को ये पता होगा कि हमारी जो धरती है गोल नहीं है, एक जियोड की तरह है। लेकिन हम ओवरऑल समझते हैं कि एक एवरेज वैल्यू लेते हैं कि हमारा जो धरती है वो गोल है। आप कोई चीज़, जैसे इसी पे धरती पर बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, तो कोई चीज़ अगर ऐसा उबड़ खाबड़ है तो गोल कैसे हो सकती है। ये एवरेज वैल्यू लिया जाता है कि एक एवरेज वैल्यू मतलब आधा, जैसे कोई जहाँ ऊपर है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, तो इसका काट कर इसमें डाल दिया गया है, एक एवरेज वैल्यू हो गया है। जैसे मेरा ये माउथ है, मान ली मेरा मुंह है, ये मेरा फेस है, तो इसमें मेरा आँख कहीं धंसा हुआ है, मेरा जो नाक है इसे उठा हुआ है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि मेरा जो चेहरा गोल है, नहीं कह सकते। तो हम क्या कह सकते हैं, एक ओवरऑल जहाँ गड्ढा उड्ढा है, नाक को काट कर यहाँ भर देंगे, मतलब ये एक एवरेज वैल्यू हो गया, मतलब पूरा। तो हम जो धरती की स्टडी करते हैं, धरती को एक तरीके से मान लिया गया कि धरती क्या है, एक गोलाकार, एक जियोड की तरह। लेकिन धरती के अंदर बहुत से सारे कंट्री हैं, धरती के अंदर नहीं है। धरती के अंदर तो बहुत सारे चीज होंगे, उसमें ज्वाला बनता है, धरती के अंदर ज्वाला होगा, ग्रेविटी होगा बहुत बीचों बीच में। लेकिन हम डिस्कस करने वाले हैं कि धरती के स्ट्रक्चर के बारे में, अंदर नहीं, एकदम ऊपर ऊपर। जो धरती के ऊपर जो बड़े बड़े कंट्री हैं, ये ऊपर है, ना कि धरती के अंदर है। कोई चीज फुटबॉल है तो फुटबॉल के अंदर नहीं कोई कंट्री है, उसके बाहर सारी कंट्रियां हैं। तो जो वर्ल्ड मैप होता है वो जब हम धरती की स्टडी करते हैं तो हम इसका एक सांचा तैयार करते हैं, एक धरती का रूप बनाते हैं। हम लोग प्रैक्टिकली बनाते हैं, एक हम लोगों ने बनाया है, इंसानों ने बनाया है, जिसका नाम होता है ग्लोब। ये ग्लोब क्या है, ये ग्लोब एक्चुअली में एक मॉडल है। क्या है, एक मॉडल, धरती का मॉडल है। हम ग्लोब की सहायता से धरती की स्टडी करते हैं कि हम बताते हैं कि कौन सी रेखा कहाँ कहाँ पे है। ये क्या है, एक मॉडल है। तो और ये वर्ल्ड मैप क्या है, तो इसी ग्लोब को हम गोल चीज को किताब में कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मान लीजिए किताब है ये मेरा, तो अगर हम गोल चीज रखें तो किताब में नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। तो क्या किया, वो जो ग्लोब था उसको इसे चीर दिया, मतलब ग्लोब को क्या इसे फैला दिया, तो वो उसको वर्ल्ड मैप में पूरा आ गया। लेकिन हम ग्लोब और अच्छा तरीका है समझाने का। तो चलिए हम ग्लोब के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोब क्या है, एक धरती का मॉडल है जो समझाता है सारी चीजों को। सबसे पहला चीज है, ये नॉर्थ पोल है, मतलब उत्तरी ध्रुव। ये क्या है, उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है। और ये दक्षिणी ध्रुव है। क्या है ये, दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अच्छा, बीचों बीच में, धरती के बीचों बीच में हम अगर, अच्छा हाँ, अगर धरती के बीचों बीच में, मतलब ये इसका नाम क्या हो सकता है, ये पूरा धरती है। ये क्या है, पूरा धरती है। मान लीजिए कोई गोला है, अगर गोले में से बीचों बीच फाड़ दिया तो आप क्या बोलेंगे, अर्धगोला। इसे क्या बोलेंगे, अर्धगोला। लेकिन ये गोला नहीं, हम किसकी बात करें, धरती के। तो भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी। तो इसका नाम हो जाता है भूमध्य, मतलब बीचों बीच में, भूमि को बीचों बीच कर देना, आधा आधा कर देना, क्या कहलाता है, भूमध्य रेखा। तो जो धरती को पूरे बीचों बीच भागों में, दो बराबर भागों में बांट देता है, उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं उसे, भूमध्य रेखा। इसे क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा। फिर आता है, अभी अगर धरती है, अगर हम मुझे एंगल पता करना हो तो हम उसके अंदर से जाएंगे कि हम मेरा, मान लीजिए कोई अंदर है, मेरा मुंह या कुछ भी हो गोल, तो उसके अंदर से चेक करेंगे कि ये एंगल कितना है। तो एंगल कहाँ से नापेंगे, एकदम बीचों बीच से नापेंगे। कहाँ से नापेंगे, एकदम बीचों बीच से। तो ये बीचों बीच से जब हम नापते हैं तो ये डिस्टेंस होगा, ये परिधि होगी। ये क्या होगा, परिधि। और मान लीजिए यहाँ कोई एंगल बना, तो थीटा बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। उसे आप निकाल सकते हैं, त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, अगर आपको ये पता हो तो, एंगल भी पता हो। लेकिन ये स्टडी किया गया, ये नापा गया है, मेजरमेंट किया गया है कि यहाँ से अगर हम 1 डिग्री लें, 1 डिग्री बराबर होता है 111 किलोमीटर। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 111 किलोमीटर। इस रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश। जो इधर से, मतलब एक जो क्षैतिज हो उसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। उसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, लेटीट्यूड। अगर मैं कहूं यहां से 1 डिग्री है
तो आप लोगों ने, अगर मैं आपसे कह दूं कोई सर्कल है, मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट है, यहां से एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और ये एंगल कितना होता है 90, ये होता है 90, तो पूरा और कितना हो गया 360 डिग्री। मतलब हम कह सकते हैं कि चाहे छोटा सा वृत्त हो मेरा, चाहे छोटा सा हो, और चाहे पूरी पृथ्वी हो, कितने डिग्री का हो सकता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का हो सकता है 360 डिग्री का। लेकिन 1 डिग्री बराबर कितना होता है 111 किलोमीटर। तो अगर मैं यहां की बात करूं, अच्छा अक्षांश रेखा क्या होता है, ये तल है, इसका नाम देखो 2-3 नाम हो सकता है। यहां से हम सभी, जैसे हम यहां पे अगर नापूं, ये x डिग्री है, मान लीजिए यहाँ पे ये मान लीजिए 30 डिग्री है, तो हमें कैसे पता कि ये 30 डिग्री है, मतलब हम यहाँ से नापते हैं, मतलब इसको 0 मानकर नापते हैं, इसको नाम 0 है। अब 0 से जितना बढ़ा वो हम मेजर करते हैं कि कितना डिग्री बना है। तो मतलब हम एक और कह सकते हैं कि इस अक्षांश का एक नाम और हो सकता है क्या, 0 डिग्री। क्या नाम है इसका, एक 0 डिग्री। तो हम कह सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछ लूं इस ग्लोब में या आपसे कोई मैथमेटिकली पूछा जाए कि एक वृत्त है मेरे, एक क्या है वृत्त ये केंद्र है, मैं आपसे पूछ लूं कि वृत्त में सबसे लंबी भुजा, मतलब सबसे लंबी जीवा क्या होती है, सबसे लंबी लाइन कौन सी होती है, क्या ये हो सकती है, नहीं। जो केंद्र से जाती है वो सबसे लंबी जीवा होती है, और सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी लाइन होती है, राइट। तो इसमें सबसे लंबी लाइन यही होगा, इसका नाम क्या है 0 डिग्री। सबसे कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे लंबी भुजा या सबसे लंबी कौन सा हो सकता है, सबसे लंबा कौन सा हो सकता है, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री। इसका एक नाम और है जिसका नाम है विषुवत रेखा। इसका एक नाम और क्या है, विषुवत रेखा। इसका एक नाम क्या है, विषुवत रेखा। इसका एक नाम और हो गया क्या, विषुवत रेखा। तो हम कह सकते हैं हाँ, ये पूरा क्या हो जाएगा, व्यास, और आधा क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो हम वो मैथमेटिकली नहीं, हम भूगोल पढ़ रहे हैं, राइट। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, कितने अक्षांश रेखाएं हैं, तो मैं कह दूं कि 90 डिग्री नॉर्थ पोल पर है और 90 डिग्री नीचे है। हम यहां नहीं मेजर करेंगे, क्यों मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अक्षांश लेना। देखिए यहां से गया 90 और यहां से आया 90, तो अगर मैं पूछ लूं कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितना हो गया, तो 90 डिग्री नॉर्थ पे और 90 डिग्री साउथ पे, और बताइए कितना हो गया टोटल। तो आप कहेंगे सर जी 180, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, ये नहीं हो सकता 0 डिग्री, क्या ये नहीं हो सकता 0 डिग्री। हमें संख्या बताना है, कितना संख्या है, तो 90 इधर और 1 इधर, तो कितना हो जाएगा पूरा 181। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है, तो हम बोलेंगे कितना 181, और 1 डिग्री बराबर क्या होता है 111 किलोमीटर। मैं आपसे पूछ लूं कि अब देखिए ये गोल है, ये क्या है, पूरा गोल है, ग्लोब क्या है, गोल है एकदम। तो हम ग्लोब की बात करें तो पूरा बीचों बीच में क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा, और ये 0 डिग्री। अच्छा अगर मैं इस गोले चीज पे लाइन खींचूं, कहीं गोले चीज पे लाइन खींचूं, तो क्या सीधे जा सकता है, नहीं, कुछ इस तरीके से जाएगा, तो जब इस तरीके से जाएगा, जब हम अगर लाइन खींचे तो हमको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो अगर मैं पूछ लूं कि इन दोनों की बीच की दूरी, दो अक्षांशों की बीच की दूरी कितना होता है, तो 2 अक्षांशों की बीच की दूरी कितना होता है बाबू, 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशों की बीच की दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर। अब मैं आपसे अगर कह दूं कि ये पता चल गया, और इसके बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाता है, जो बीच की दूरी होता है वो 111 किलोमीटर कहलाता है। इसका नाम कोई इंग्लिश में लोग कहते हैं जोन, इसे क्या बोलते हैं, जोन। और इसका एक नाम आप कह सकते हैं क्या, कटिबंध। इसका क्या एक नाम क्या हो गया, कटिबंध। हम आगे किसी क्लास में, हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय क्या है, इसी भूगोल में ही आता है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम ये देखते हैं पार्ट 1, राइट। तो दूरी पता चल गया कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर, और इसके बीच के जो नाम होता है जोन कह सकते हैं, कटिबंध कह सकते हैं। अब अगर मैं एक चीज और है, अगर कोई पूछे कि हमारी जो धरती, आपको पता है कि हमारी जो धरती है वो इंक्लाइंड, झुकी हुई है, थोड़ा क्या हुई है, झुकी हुई है। तो चलिए हम इसको थोड़ा टिल्ट करते हैं। अगर मैं ऐसे खींचूं तो ये ऐसा एकदम राइट एकदम खड़ा नहीं है, कुछ इस तरीके से झुका हुआ है, कुछ इस तरीके से ऐसे झुका हुआ, ऐसे थोड़े झुकी हुई, इंक्लाइंड है।
तो अगर मैं ये 0 डिग्री हुआ, यहीं से तो हम मेजर करते हैं, ये मेरा अक्ष है, ये मेरा क्या है, अक्ष है। तो मैं पूछ लूं, क्वेश्चन आता है कि अक्ष से पृथ्वी कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो बाबू अक्ष से हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। और अगर मैं कह दूं कि अभी मैंने बताया कि ये पूरा डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये पूरा कितना होता है, 90, वहां में से 23.5 अगर हम निकाल दें तो कितना बचेगा, 66.5 डिग्री बचेगा। तो अब मैं कह दूं कि ये कितना डिग्री होगा, तो 66.5 डिग्री। ये क्या है बाबू, ये तल है, ये 0 डिग्री, ये तल है, भूमध्य है, विषुवत रेखा। मैं आपसे पूछ लूं, ये तल से पृथ्वी जो है कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो आप बोलेंगे 66.5 डिग्री। क्या बोलेंगे आप, 66.5 डिग्री। फिर मैं पूछ लूं कि अक्ष से पृथ्वी कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो आप कहेंगे 23.5 डिग्री पर। इतना कोई गलती, इतना कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़े। अब आप कह सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो ये ग्लोब है, पृथ्वी है, इसको हम बीचों बीच में फाड़ते हैं तो इसका नाम क्या हुआ, 0 डिग्री, या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। एक लाइन और खींचते हैं और एक लाइन और खींचता हूं, राइट, एक लाइन और खींचता हूं और एक लाइन और खींचता हूं। ये है 23.5 डिग्री पर, ये क्या है, 23.5 डिग्री पर है, और ये है 66.5 डिग्री पर, ये क्या है, 66.5 डिग्री पर, ये है 23.5 डिग्री पर। अभी आपको बताऊं कि एंगल से कितना डिग्री पर होगा। ये उत्तरी ध्रुव, ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, एसपी लिख दिया, और इसको मैं लिख देता हूं एमपी। इसको क्या लिख देता हूं, एनपी। ये है 66.5, ये है 23.5, और ये 23.5, और ये है 66.5। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ऊपर वाला 66.5 होता है, जो बीच में होता है 23.5 डिग्री होता है, और जो बीच में होता है उसे क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री। अब नाम क्या रखेंगे, जो 0 डिग्री के भूमध्य रेखा के ऊपर होता है उसे कहते हैं कर्क रेखा। उसे क्या बोलेंगे, कर्क रेखा, कैंसर। इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। इसको बोलेंगे कर्क रेखा और इसको बोलते हैं मकर रेखा। ये अंटार्कटिका के पास है तो इसके लिए नाम हो गया अंटार्कटिक रेखा। इसे क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक रेखा। और ये आर्कटिक के पास है तो इसलिए इसका नाम हो गया आर्कटिक। क्या, आर्कटिक रेखा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो 0 भूमध्य रेखा के ऊपर वाला क्या है, भूमध्य रेखा के ऊपर वाला क्या है, कर्क। भूमध्य रेखा के नीचे वाला क्या है, मकर। मकर रेखा के नीचे क्या है, अंटार्कटिक। और अंटार्कटिक और सबसे ऊपर वाला क्या है, आर्कटिक रेखा। ये कौन सा डिग्री है, कितने डिग्री पर है, जो मकर रेखा होता है, जो मकर रेखा वो कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री। मकर रेखा जो ऊपर है अंटार्कटिक रेखा वो कितने डिग्री पर होता है, 66.5 डिग्री पर। और जो आर्कटिक होता है वो कितने डिग्री पर होता है, 66.5 डिग्री पर। और जो कर्क रेखा होता है वो कितने डिग्री पर होता है, 23.5 डिग्री पर। यह है हमारा पृथ्वी। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा भारत कहां पे है, तो हम केवल अपने भारत के डिस्कस करेंगे। अब पूरे भारत का नहीं, हम पूरे विश्व का नहीं ले रहे, हम केवल अपने भारत का ले रहे हैं। हम अपने भारत को कुछ इस तरीके से बना दे रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो भारत है, भारत के बीचों बीच में कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच में कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा। और जो हमारा सूरज होता है, हमारा जो सूरज होता है वो कहां कहां से मूव करता है, केवल मकर और कर्क के बीच में ही जाता है। यहां से उठकर यहां जाएगा, फिर यहां से उठकर यहां जाता है, यहां से यहां। तो अब मैं आपसे कह दूं कि अगर सूर्य यहां पे है तो आप लोग क्या समझते हैं कि सूर्य में हमेशा हीट निकलती है, वो कभी बाकी कुछ नहीं, हमेशा जलेगा, आपको ताकता रहता है बस। तो जो सूर्य है, सूर्य का एक के काम है, इसमें बहुत तगड़ा हीट होती है। तो जब ये देखिए हमारा भारत यहाँ पे, जब दूर जाएंगे या हम कोई कौड़ा तापे, तो अगर हम दूर जाते हैं तो हमको आंच कम लगती है, और पास आए तो हमको आंच ज़्यादा लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सूर्य मकर रेखा पर है, किस पर, मकर रेखा पर, तो बताइए यहाँ ठंडी होगा कि गर्मी होगा। तो आप कहेंगे अगर कौड़ा हम तापते हैं, अगर दूर चले जाएं तो हमको ठंडी लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सूर्य मकर रेखा पर है तो हमको क्या लगेगी, ठंडी। तो ये मकर रेखा पे कब आता है, 22 दिसंबर। कब आता है, 22 दिसंबर। ठीक है। अब ये धीरे धीरे उचुक उचुक को ऊपर जाएगा तो ये कहाँ पे पहुंचेगा, इस लाइन पे आएगा। कहाँ पे आएगा, ये इस लाइन पे आएगा।
इस लाइन का नाम क्या है, भूमध्य रेखा पर। जब सूर्य भूमध्य रेखा पे आता है तो कब आता है? अच्छा मैं आपसे कह दूं कितने रेखा है, तो कहेंगे आप 3। कौन कौन सा? अच्छा 3 क्यों? क्योंकि हमारा जो सूर्य है वो 3 ही लाइनों पर चलती है, मकर, भूमध्य और कर्क रेखा पर। और हमारा मंथ कितना होता है? हमारा मंथ तो 12 होता है। हमारे कितने, एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। और 3 लाइन है, तो 3 लाइन है और 12 महीना है, तो सूर्य कितने कितने अंतराल में जाएगा? तो कितना, एक मंथ, एक, हम कहेंगे एक लाइन बराबर कितना होगा? तो कहेंगे 4। हमने ये समझा कि जो सूर्य होता है एक बार जाने में 4 मंथ का सीजन लेती है। कितने मंथ का लेती है? 4 मंथ का। तो जो सूर्य जब यहाँ मकर रेखा पर था, बहुत दूर था, तो यहाँ ठंडी पड़ेगी। और ठंडी कब पड़ता है? 22 दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है। अब धीरे धीरे ये नीचे तो जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो सूर्य होता है इसी के बीच में रहता है, ना ये ऊपर जा सकता है ना ये वो नीचे आ सकता है। तो जो सूर्य है ये जब ऊपर धीरे धीरे जाएगा, जब ये ऊपर धीरे धीरे जाएगा, अच्छा आप बताइए जब ये नीचे आ गया तो यहाँ जो हवाएं चलेंगी, ठंडी चलेंगी कि गर्मी चलेंगी, गर्म हवा चलेंगी कि ठंड हवा चलेंगी? तो आप बोलेंगे जब ये सूर्य बहुत दूर चला जाएगा तो हमको ठंडी लगेगी, मतलब ठंड हवा चलेगी। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ठंड हवा हल्की होती है कि भारी होती है? तो ठंड हवा में भारी होती है। क्यों? क्योंकि जो ठंड हवा होता है उसमें थोड़ा पानी की मात्रा होती है, नमी होती है, वो गढ़ू होता है। तो जब वो गढ़ू होगा तो बताओ इस पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? हमारे भारत पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? प्रेशर मतलब दबाना किसी चीज़ को। तो जब ये हवा जो है, जो हवा है, जब ये इधर आएगा, ये ठंड हवाएं हैं, ये ठंड हवाएं हैं, तो ठंड हवाएं भारी होती हैं। तो जब भारी होंगे तो इस पर प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये इस पर दिसंबर में जो हवाएं चलती हैं भारत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है। अब ये धीरे धीरे जब ऊपर जाएगा, मतलब भूमध्य रेखा पर, तो ये किस अंतराल में जाएगा? 22 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये कहाँ आएगा? 22 मार्च पे कहाँ जाएगा? मेरा भूमध्य रेखा पे आ जाएगा। 22 मार्च पे कहाँ आ जाएगा? भूमध्य रेखा। अब जब मार्च आएगा, मार्च से फिर जब मेरा सूर्य यहाँ पहुँच गया, मेरा सूर्य जी कहाँ? यहाँ पे आ गए। अब फिर सूर्य यहाँ से हट गया, फिर यहाँ से जब यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, बहुत भयानक गर्मी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एकदम सीध में आ जाता है। देख लीजिए यहाँ पूरे भारत पे आ जाता है। हम अपने भारत की बात कर रहे हैं। तो जब सूर्य यहाँ पे आ जाएगा बहुत तगड़ा गर्मी पड़ेगी। तो बताओ सबसे तगड़ा गर्मी किस दिन को पड़ती है? 21 जून को। सबसे तगड़ा गर्मी 21 जून से स्टार्ट होती है। अब ये सूर्य जो है ऊपर तो जा नहीं सकता, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये क्या होगा? नीचे आएगा। मतलब सूर्य ऐसे ऊपर नीचे ऐसा होता रहता है, लेकिन इन्हीं के बीच में। तो जब ये वो नीचे आएगा, फिर जब ये नीचे चलेगा तो यहाँ पहुँचता है 23 सितंबर को। कितना आएगा? 23 सितंबर को। मतलब अगर सूर्य, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सूर्य जो है किस दिन को, मतलब कौन से डेट को कर्क रेखा पे आती है, तो आप कह सकते हैं 21 जून को। या आपसे पूछ ले कि गर्मी के सीजन में सूर्य कहाँ आती है, तो कर्क रेखा पर। अगर आप वैसे देखो कि अगर खूब तगड़ी गर्मी लग रही है, तो बताओ अगर हम लोगों के यहाँ खूब तगड़ा गर्मी आ रहा है, तो मतलब सूर्य क्या हो रहा है? धीरे धीरे हम लोगों के पास आ रहा है, मतलब कर्क रेखा पे आ रहा है। और धीरे धीरे अगर जब गर्मी बीतती जाएगी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो धीरे धीरे मतलब सूर्य जो है अब जा रहा है, मतलब वो जाएगा तो धीरे धीरे ठंडी आएगी। अब हम एक वीडियो में और डिस्कस करेंगे कि ऋतु क्या होता है, जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है, शीत कटिबंध क्या होता है, उष्ण कटिबंध क्या होता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।